बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और आई हैव डन माई MS in women's health. Today I would like to discuss the topic of effect of pelvic floor dysfunction on urinary incontinence. अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख दें, तो ताकि हम अपना जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन है क्या। पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन में बेसिकली ये होता है कि आपके जो पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जिनकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब आपका यूरिन लीक हो जाता है, आपके बाउल और ब्लैडर पे होल्ड नहीं रहता, उस पर कंट्रोल नहीं रहता, और जिसकी वजह से आपका यूरिन लीक हो जाता है। फिर आपके जो ऑर्गन्स हैं वो आउटसाइड बॉडी आते हैं, जैसे यूट्रस और इस तरह से। उसके अलावा फिर आपका जो ये प्रॉपर्ली ये जो ये वाली कंडीशंस हैं, इनकी वजह से आपका पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको लो बैक पेन होगी। तो लो बैक पेन जो है वो 80 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन में होती है। लेकिन मसला ये है कि पेल्विक फ्लोर जो है, पेल्विक फ्लोर के जो इश्यूज़ हैं वो भी 80 to 90% ऑफ पॉपुलेशन में हैं। बट लेकिन लो बैक पेन को तो हम नॉर्मली कंफर्टेबली ईज़िली हर किसी से डिस्कस करते हैं। लेकिन क्या पेल्विक फ्लोर इश्यूज़ हम किसी से डिस्कस करते हैं, हम किसी को बताते हैं? क्यों? क्योंकि हमें अ सेंस ऑफ शेम आती है, अ सेंस ऑफ एम्बेरसमेंट फ़ील होती है। लो बैक पेन जब आपको होगी तो अब वो तो आप इजीली हर किसी से डिस्कस करोगे और आपको एडवाइसेस भी बहुत मिलेंगी। मतलब आपको लोग कहेंगे कि आप एक्सरसाइज कर लें, थेरेपिस्ट से चेक करवा लें, आप जो हैं वो उसकी मेडिकेशंस दे लें, रेस्ट कर लें, कुछ भी कर लें, वो आप हर किसी से इजीली शेयर कर लेते हैं। लेकिन जब आपको पेल्विक फ्लोर इशू के मतलब इशू होगा तो आप ना तो वो कंफर्टेबली किसी से डिस्कस करते हैं, ना वो किसी को बताते हैं। क्यों? क्योंकि आप मतलब बताते हुए किसी को क्या बताएंगे कि आपको क्या यूरिन लीक हो रहा है? नहीं, आपका यूट्रस फुल है, या आप टॉयलेट जाते जाते आपका जो है यूरिन लीक हो जाता है। तो ये सारी बातें होती हैं, सबको एज अ शेम फील होता है, कोई भी इसको मतलब डिस्कस नहीं करना चाहता और ना कोई करता है। लो बैक पेन के साथ मैं इसलिए इसको साथ रिलेट कर रही हूँ क्योंकि लो बैक पेन हमारे यहाँ पॉपुलेशन में बहुत है। इवन कि मेरी एज के जो पॉपुलेशन है उनमें ये चीज़ बहुत होती है। लेकिन एट द सेम टाइम पेल्विक फ्लोर के जो इश्यूज़ हैं वो भी हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। पेल्विक फ्लोर जो है इसमें मसल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है, फेशियो होता है, जो कि हमारे ऑर्गन्स को इन सबको इकट्ठा रखता है। पेल्विक फ्लोर जो है ये रॉक स्टार है हमारे ऑर्गन्स का, ऑर्गन सिस्टम का, क्योंकि इसके बहुत से यूज़फुल मतलब फंक्शंस हैं। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये हमारे बाउल और ब्लैडर की जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है, उनको होल्ड करता है। उसके अलावा ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं जो कि आउटसाइड बॉडी होते हैं, जैसे मैंने आपको यूट्रस का कहा था, उनको इनसाइड रखता है। उसके अलावा ये स्टेबिलिटी वगैरह प्रोवाइड करता है। और सबसे मेन चीज़ ये जो है, ये बेस है हमारे कोर मसल्स की। जो कोर मसल्स होते हैं उनमें हमारा जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है वो फ्रंट पे आता है, मल्टीफिडस बैक पे आता है, डायफ्राम फ्रंट पे आता है, एंड एट द बेस इट इज़ द पेल्विक फ्लोर मसल्स। ये हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स आते हैं। तो जब आपको लो बैक पेन होती है तो आपका 90% चांस होता है कि वो आपको पेल्विक फ्लोर इश्यूज़ हों। लेकिन चूंकि आप उसकी एक्चुअल वजह को नहीं जानते, आप एक्चुअल कोज को नहीं जानते, आप सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं वो लो बैक पेन ही है, उसी की वजह से ही आपको ये सारा इशू आ रहा है। लेकिन हम ये जानने की नहीं कोशिश करते कि लो बैक से आपको मतलब पेल्विक फ्लोर के इश्यूज़ भी रिलेट हो सकते हैं। द सेकेंड थिंग कि पेल्विक फ्लोर जो मसल्स होते हैं उनमें वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 350% तक स्ट्रेच हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा ऑर्गन बॉडी का 150% से ज़्यादा स्ट्रेच करे तो वो रप्चर हो जाता है। पेल्विक फ्लोर एक वाहिद ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिसको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो अप टू 350% तक स्ट्रेच कर सके। तो प्रेगनेंसी के बाद जब सारे ऑर्गन्स ने, सारी चीज़ों ने वापस अपनी शेप में आना होता है, वापस अपने फंक्शंस में आना होता है, तो कोई ना कोई उनमें से डिसफंक्शन हो जाता है। किसी का कंट्रोल लॉस हो जाता है, यूट्रस ने भी श्रिंक होना होता है, तो इसमें आपके जो पेल्विक मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। तो जब वो वीक होते हैं तो वो प्रेशर डालते हैं बाउल और ब्लैडर पे, जिसकी वजह से आपका यूरिन की लीकेज की प्रॉब्लम आती है। जब आफ्टर डिलीवरी 90% जो है वुमेंस में टीयर होता है,
मोस्ट कॉमनली कुछ में टीयर ज़्यादा मतलब कुछ में कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। तो आफ्टर बर्थ वुमेन की जो सारी की सारी जो उनका फोकस होता है वो उनके चाइल्ड पे होता है, लेकिन उनका अपने पेल्विक इश्यूज़ पे या अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सेकेंडरी आ जाते हैं। उनका जो प्राइमरी गोल या प्राइमरी फंक्शन होता है वो उनके बेबी पे होता है। तो इस चीज़ को हमने बेसिकली अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं हम वो किसी से इसलिए नहीं डिस्कस करते क्योंकि हमने उनको इतना प्राइवेट कर लिया कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि उनमें क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम चल रही है। सेकेंड थिंग, पेल्विक फ्लोर इश्यूज़ जो हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं, मतलब 1/8 रेशो है उसकी। 1/8 मीन्स कि अगर एक रूम में 800 पीपल हैं तो उनमें से एटलीस्ट 100 पीपल को ये पेल्विक फ्लोर इशू का प्रॉब्लम होगा। और ये रेशो उस रेशो से ज़्यादा है अगर हम डायबिटीज़, कैंसर या ऑस्टियोपोरोसिस इनको कंबाइन कर लें, तो इनको कंबाइन करके भी उस रेशो से ये वाली जो पेल्विक फ्लोर की रेशो है ये ज़्यादा है। लेकिन हम लोग इसको ना डिस्कस करते हैं ना शेयर करते हैं। सेंस ऑफ एम्बेरसमेंट होती है, सेंस ऑफ शेम होता है। हम लोग क्यों नहीं डिस्कस कर पाते? हम लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरे को बताएंगे कि हमें यूट्रस फुल हो जाता है, हम लोग टॉयलेट जाने से पहले हमारा यूरिन लीक हो जाता है, या हमारे यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता सोशल गैदरिंग्स और इवन हमारी वो वाली एक्टिविटीज़ जैसे कि अगर हम कफिंग कर रहे हो, स्नीजिंग कर रहे हों या लॉफिंग कर रहे हो, उनकी वजह से हमारा यूरिन लीक हो जाता है। लेकिन हम लोग ये ना बातें किसी से डिस्कस करते हैं, हम इसको बहुत नॉर्मल या कॉमन लेके जाते हैं। ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं लेकिन नॉर्मल नहीं हैं, तो इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। द सेकेंड थिंग जो हमारा डिस्कशन का सेकेंड पार्ट है वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि हमारा इनवॉलंटरी यूरिन लीक कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो पेल्विक फ्लोर, ये सेम वही कंडीशन है कि हमारे जो पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो इतने वीक हो जाते हैं कि वो हमारे यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते, उसका जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। मैक्सिमम जो एबिलिटी होती है पर्सन की यूरिन को होल्ड करने की वो 30 मिनट्स होती है, लेकिन अगर जिनके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हों, स्ट्रेंथन ना हों, तो उनमें ये एबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, इवन कि बहुत वीक हो जाती है, तो वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। हम लोग यही समझते हैं कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या पेल्विक फ्लोर के जो इश्यूज़ हैं ये सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन या आफ्टर चाइल्ड बर्थ होते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग गलत हैं। ये जो कंडीशंस हैं ये किसी भी मैन में भी हो सकती हैं, चिल्ड्रंस में भी हो सकती हैं और अनमैरिड फीमेल्स में भी हो सकती हैं, बट होती हैं, दीज आर कॉमन। तो उनमें ये है कि अगर आपका बेड वेटिंग हो रहा है, नॉट नॉर्मल। अगर आप टॉयलेट पहुंचने से पहले आपका यूरिन लीक हो रहा है, नॉट नॉर्मल। आप कफिंग या स्नीजिंग से आपका यूरिन लीक हो रहा है, इट्स नॉट नॉर्मल। दीज आर ऑल कॉमन थिंग्स बट दीज आर नॉट नॉर्मल। हम लोग जो हैं वो यूरिन लीकेज के लिए पैड्स इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग द एक्चुअल कॉज, कि हमें कॉज का नहीं पता होता है। इसी तरह से जैसे हम अगर सर दर्द हो रहा हो तो हम पैनाडोल ले लेते हैं विदाउट नोइंग द एक्चुअल कॉज, कि हमें कॉज का पता नहीं होता, लेकिन हम पैनाडोल लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपका थेरेपिस्ट का होना, उससे डिस्कस करना, कंसल्टेशन करना, ये बहुत ज़रूरी है। अब जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस था, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की आगे से हम 4 टाइप्स आ जाती हैं। जो सबसे पहली टाइप है वो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस ये होता है कि आपके ब्लैडर पे प्रेशर आता है, क्योंकि वो मसल्स आपके वीक होते हैं जिसकी वजह से प्रेशर आपके ब्लैडर पे आता है, तो आपका यूरिन लीक हो जाता है। और ये प्रेशर किसी पे आप फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से आ सकता है, जैसे आप कफिंग कर रहे हो, ज़ोर से हंस रहे हो, ज़ोर से खांसी आ रही हो, या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जैसे जंपिंग या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपका यूरिन लीक हो जाता है। हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉमन ले लेते हैं, लेकिन ये कॉमन है, नॉर्मल नहीं है। सेकेंड टाइप इज़ द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अर्ज इनकॉन्टिनेंस में ये होता है कि आपको अर्ज होता है, सडन अर्ज होता है यूरिनेट करने का, आपको वॉशरूम जाने का सडन अर्ज होता है। द थर्ड इज़ द मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस में जो है वो आपको अर्ज भी होती है, ये बेसिकली कम्बिनेशन है अर्ज इनकॉन्टिनेंस की और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की, जो इसमें आपको किसी एक्टिविटी की वजह से भी यूरिन लीक हो जाता है और आपको अर्ज भी होती है। द फोर्थ टाइप इज़ द फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस में ये होता है कि आपको अर्ज हो रही है टॉयलेट जाने की और आप टॉयलेट पहुंचने से पहले आपका यूरिन लीक हो जाए,
मतलब आप वॉशरूम डोर पे अभी खड़े हो, आप उसको ओपन करने लगे और आपका यूरिन लीक हो जाता है। मतलब इतना भी वो कंट्रोल, इतना होल्ड नहीं है कि आप उसको थोड़ी देर कंट्रोल कर लें, वेट कर लें, क्योंकि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हैं। जो फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस है ये प्रेगनेंसी और इनके अलावा ये जिनके जॉइंट वीक्स होते हैं उनमें भी हो सकता है, मसल वीकनेस की वजह से भी हो सकता है, जॉइंट पेन की वजह से भी हो सकता है, किसी भी वजह की किसी भी किस्म की वजह के ये हो सकता है। हम लोग इन सारी चीज़ों को या इन सारी बातों को बहुत कॉमन या लाइटली ले लेते हैं, नॉन सीरियस ले लेते हैं, लेकिन ये नॉन सीरियस चीज़ें नहीं हैं। अब बात आती है कि लोग बहुत कहते हैं कि ये प्रेगनेंसी में ही होगा या चाइल्ड बर्थ में हो गया पेल्विक फ्लोर इश्यूज़, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। नहीं, ये उनमें भी हो सकता है जिनकी कोई पेल्विक इंजरी हुई हो, जिनको कोई ट्रॉमेटिक इंजरी, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, जिनका कॉन्स्टिपेशन का इशू हो, जिनकी कोई मतलब ये मोटापे की वजह से भी बहुत हो सकता है। उसके अलावा एजिंग की वजह से भी, जैसे मैंने पहले कहा कि एल्डरी वुमेन में लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उनमें जो है वो इतना होल्ड नहीं हो पाता तो उनका यूरिन लीक हो जाता है। ओल्ड एज में भी होता है और भी इसकी कई वजूहात हैं। अब हम आते हैं कि पेल्विक फ्लोर इशू अगर आपको हो गया या यूरिन लीकेज हो गया तो हम इसको डायग्नोज किस तरह से करेंगे। डायग्नोज इस तरह से करेंगे कि आप पहले देखते हैं कि आपका यूटीआई की हिस्ट्री तो नहीं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, आपको पेनफुल यूरिन हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, कुछ इस तरह से हो, हम लोग पहले वो चीज़ देखते हैं। फिर देखते हैं कि आपको बाउल ऑफ ब्लैडर मूवमेंट के साथ स्ट्रेनिंग तो नहीं हो रही, आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो नहीं है। तो कुछ ये हम लोग वजूहात देखते हैं कि किस वजह से हम डायग्नोज कर सकेंगे आपको पेल्विक फ्लोर इश्यूज़ हैं। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि मतलब हम क्या क्या ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। इसमें ट्रीटमेंट में सबसे जो मेन चीज़ आती है वो है एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मोस्ट कॉमन। एक्सरसाइज में मोस्टली ख़वातीन जो हैं ये चीज़ें एक तो सबसे पहले ये डिस्कस नहीं करती। 80 to 90% ऑफ पॉपुलेशन में ये इशू है, बट ओनली 3 to 5% ऑफ पीपल इसकी मेडिकल हेल्प लेते हैं। मेडिकल हेल्प मींस किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं, उनको बताते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये चीज़ें किसी के साथ शेयर भी नहीं करते हैं। तो जब वो खुद ही से मतलब करना स्टार्ट करते हैं तो वो गूगल देखते हैं, द गूगल मास्टर। गूगल पे सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है पेल्विक फ्लोर इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की, वो सबसे बड़ा गीगल एक्सरसाइजेस लिखा होता है। गीगल एक्सरसाइजेस आर वेरी इफ़ेक्टिव इन रिजॉल्विंग द पेल्विक फ्लोर इश्यूज़, लेकिन क्योंकि वो किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाती, कोई इनको एडवाइस नहीं होती, तो वो खुद से यूट्यूब पे वीडियो देख के उसको करना शुरू कर देती हैं। कुछ जो है वो बिल्कुल ठीक कर रही होंगी, कुछ गलत कर रही होंगी, लेकिन उन्हें कैसे पता लगेगा कि वो ठीक कर रही हैं या गलत कर रही हैं। तो खुद से ये चीज़ें देखने की बजाय, खुद से एक्सरसाइज अप्लाई करने की बजाय आप थेरेपिस्ट के पास आएँ। थेरेपिस्ट आपको ना सिर्फ काउंसलिंग करेगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा अबाउट एक्सरसाइज, कब करनी है, कब नहीं करनी। और गीगल एक्सरसाइज की भी कंडीशन है कि कुछ कंडीशंस में हम लोग ये नहीं कर सकते। इट्स नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम लोग गीगल एक्सरसाइज परफॉर्म करें। सेकेंड इसमें आता है कि क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हैं और इसी के साथ हमारे कोर मसल्स भी हैं, तो हमने उन कोर मसल्स को भी स्ट्रेंथन करना है। कोर मसल्स इसलिए स्ट्रेंथन करने हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा आपकी जो बैक पेन है, जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आपकी जो बैक पेन है वो आपके पेल्विक फ्लोर इश्यूज़ की वजह से भी हो रही होती है, तो हमने उन कोर मसल्स को भी स्ट्रेंथन करना है। उसके अलावा एक्सरसाइज के अलावा हम इसमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स दे सकते हैं, मेडिकेशंस दे सकते हैं। मेडिकेशंस के अलावा इसमें आपके पास आ जाती हैं, हम लोग डिफरेंट तरह की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अबाउट ईटिंग हैबिट्स हम देख सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ एडवाइसेस होती हैं। मतलब एडवाइसेस इस तरह से कि अगर आपको कोई पेनफुल साइड लग रही है तो आप उस पर आइसिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई स्वेलिंग महसूस हो रही है इस साइड पे, तो आप वहाँ पे लाइट सा मसाज कर सकते हैं, या फिर टेनिस बॉल लेके उस जगह पे लाइट सा माइल्ड सा प्रेशर दे के उस जगह पे मसाज कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ योर थेरेपिस्ट, विद द प्रॉपर कंसल्टेशन और एडवाइस ऑफ योर थेरेपिस्ट। उसके बाद जो प्रिकॉशंस आ सकती हैं, आप लोग सपोर्टिंग बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर ऑर्गन्स एंड फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर प्रॉपर पोस्चर। आपके पोस्चर को ठीक करने में जो सपोर्टिंग बेल्ट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि हम मतलब क्रॉस लेग्स करके ना बैठें, फिर हम लोग चीज़ों के अराउंड मूव करें, उनको क्रॉस ना करके जाएं। हम लोग स्मॉल स्टेप्स लें, स्टेप बाय स्टेप चलें। अगर आप लोग स्ट्रेट क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो आप एक स्टेप स्किप करके ना चलें, बल्कि 1 बाय 1 चलें। फिर इसमें वही सेम एक्सरसाइजेज और ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द एब्डोमिनल रैप्स। जो एब्डोमिनल रैप्स होते हैं ये ना सिर्फ हमारी सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं, बल्कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये स्वेलिंग भी कम करते हैं। जो एब्डोमिनल रैप्स होते हैं ये बेसिकली आपके जो स्टिचेस होते हैं, जो इंसिजन होता है उसको हील करते हैं। उसको हील करने में, उसको रिकवर करने में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा जो आपके एब्डोमिनल रैप्स हैं, अगर आप वो लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके पेल्विक ऑर्गन स्टेबल रहेंगे। ये पेल्विक और एब्डोमिनल मसल्स को होल्ड करेगा, उनको अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। सो एब्डोमिनल रैप्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंड थिंग बिफोर आई एम गोइंग टू समराइज इट, इसका ये है कि पेल्विक फ्लोर इश्यूज़ जो हैं वो बहुत कम डिस्कस होते हैं, बहुत कम एक दूसरे से, मतलब लो बैक पेन तो लोग कंफर्टेबली एक दूसरे को बता देंगे कि हाँ हमें लो बैक पेन थी, किसी फंक्शन में किसी गैदरिंग में जा रहे हो तो कहेंगे कि भाई वो नहीं आया, तो हम कहेंगे नहीं उसकी लो बैक पेन थी, वो इस इशू की वजह से नहीं आया। लेकिन अगर जिसको पेल्विक फ्लोर की पेन होगी, पेल्विक फ्लोर के इश्यूज़ होंगे, तो वो किसी से कंफर्टेबली डिस्कस कर ही नहीं पाते। वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं हर किस्म के सोशल एक्टिविटी से, सोशल लाइफ से, अपनी गैदरिंग से। तो वो एक किस्म का विड्रॉल इफ़ेक्ट में चले जाते हैं। तो जब वो विड्रॉल इफ़ेक्ट में जाते हैं तो वो वाली एक्टिविटीज़ से भी अवॉइड करते हैं, जिनसे मतलब कफिंग से, स्नीजिंग से, या किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी से अगर उनका यूरिन लीक हो रहा है तो वो वाली एक्टिविटीज़ भी अवॉइड करते हैं। वो किसी गैदरिंग में नहीं जा पाते, क्योंकि जैसे अगर उनका यूट्रस फुल हो या उनको अर्ज हो रही हो और टॉयलेट जाने से पहले उनका यूरिन लीक हो गया हो तो उनको एम्बैरेसमेंट होगी, शेम होगी, तो वो अपने आप को उन गैदरिंग से भी हटा लेते हैं, मतलब विड्रॉ कर लेते हैं। तो सेकंड थिंग, अगर आप लोग थेरेपिस्ट के पास आएँ, उनसे प्रॉपर कंसल्ट करें, वो प्रॉपर आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताए, वो प्रॉपर आपको एडवाइसेस दे कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, प्रिकॉशंस बताए, तो उसके बाद जो रिहैबिलिटेशन और हार्डवर्क है, इन दोनों चीज़ों से आप लोग वापस अपनी लाइफ में आ सकते हैं। आप लोग वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो सारी चीज़ें आप अवॉइड कर रहे थे अपने इन यूरिन लीकेज के इश्यूज़ की वजह से, पेल्विक फ्लोर इश्यूज़ की वजह से। अब अपने आप को, आई नो कि ये बहुत मुश्किल होता है अपने आप को दोबारा से मोटिवेट करना, दोबारा से अपने आप को उस चीज़ में लेके आना, वो वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना जिनको आप, एक चीज़ आप में फ़ियर हो जाता है, मतलब आप में फ़ियर बैठ जाता है कि हम अगर वो वाली एक्टिविटीज़ दोबारा करेंगे तो हमारे यूरिन ना लीक हो जाए। अगर हम किसी गैदरिंग में गए, हमारा यूरिन लीक हो गया तो कितनी सेंस ऑफ एम्बैरेसमेंट होगी हमारे लिए। लेकिन अगर आप एक दफ़ा थेरेपिस्ट के पास आएँ, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे, प्रॉपर एक्सरसाइज बताए, प्रॉपर आपको लेके चले, तो उसकी वजह से आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है। आप लोगों की काउंसलिंग होगी प्रॉपर, मोटिवेशन की वजह से आप लोग दोबारा उन एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे जिनको आप अवॉइड कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें आम ज़िंदगी में बहुत कॉमन लगती हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। अगर आप लोग इस चीज़ को बहुत लाइटली लेंगे और ख़ुद से परफॉर्म करेंगे, खुद से यूट्यूब पे या गूगल पे देख के करेंगे, तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। तो आई बीइंग अ फिज़ियोथेरेपिस्ट, आई विल एडवाइस यू कि आप अपने थेरेपिस्ट के पास आएँ, उनसे कंसल्ट करें, उनसे प्रॉपर एडवाइस लें इस चीज़ पे, क्योंकि पेल्विक फ्लोर इशू बेसिकली एक ऐसा इशू है जो ना तो इतना डिस्कस होता है और ना इतना डिस्कस किया जाता है। तो फीमेल्स को या जो अफेक्टीज होते हैं उनको यही लगता है कि शायद ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं के साथ है, उन्हीं के साथ नहीं है, ये अबाउट 80 to 90% ऑफ पॉपुलेशन में है। बट वही सेम इशू के कोई इसको ना डिस्कस करता है, ना इसको करना चाहता है, तो इसी तरह से ये इशू चलता आ रहा है। तो जो उसको कुछ लोगों में इस बारे में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, लेकिन अब इस बात की खुशी है कि अवेयरनेस आने लग गई है। So you have to consult your therapist, you have to take advice, you have to take precautions, you have to take the exercise relaxation techniques and anything that can bring back to your life। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस वगैरह जिनकी वजह से आप वापस आ सकते हैं। तो पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन बेसिकली वही है
जैसे कि मैं पहले डिस्कस किया था कि आपके जो पेल्विक के जो मसल्स होते हैं वो इतने टाइटन हो जाते हैं कि उनको रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो ब्लैडर पे प्रेशर डालते हैं, आपका यूरिन लीक हो जाता है। द सेकेंड थिंग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वही है, पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन की वजह से ही आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का इशू आता है। मतलब अगर आपके पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो वीक हैं तो उनकी वजह से ही आपको यूरिन में प्रॉब्लम आएगा, आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी, आपको इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन होगा। तो इन सारी बातों को आपने देखना है, आपने अपने आसपास के लोगों से डिस्कस करना है। डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो अवेयरनेस आएगी। अगर आप लोग डिस्कस ही नहीं करेंगे, आप लोग उस चीज़ को शेम में रखेंगे कि नहीं ये एम्बैरेसमेंट की बात है, किसी को बताएंगे तो कौन कैसा महसूस करेगा, क्योंकि आप लोग इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो। आप लोग कंफर्टेबली किसी को बता नहीं सकते कि अगर किसी का आर्म में प्रॉब्लम है तो वो तो ईज़िली बता देगा, अगर किसी का नी में प्रॉब्लम है, नी पेन है, शोल्डर पेन है, हिप पेन है, एनीथिंग। लेकिन पेल्विक फ्लोर इश्यूज़ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि नॉर्मल रूटीन में आपसे कोई डिस्कस नहीं करता, और लोग ज़्यादातर यही समझते हैं कि चलो प्रेगनेंसी के बाद ये इश्यूज़ आ रहे हैं तो ये रिज़ॉल्व हो जाएंगे। ये खुद रिज़ॉल्व नहीं होते, बाज़ दफ़ा इनको बहुत टाइम लगता है, और बाज़ दफ़ा इनको मतलब डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। कुछ में जो है ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, कुछ में टाइम लगता है। सो इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू योर माइंडसेट कि आप किस तरह से उसको लेके चलते हो। आपको अपने थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि किस तरह से आप वापस अपनी उन एक्टिविटीज़ या उन सोशल गैदरिंग्स पे आ सकोगे जो चीज़ आपने छोड़ी थी इनकी वजह से। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा। शुक्रिया। हाफ़िज़। को स्टॉप कहाँ से करना है?